जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज इस क्लास में हम मैथ पेडागोजी के 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जिनकी आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहां पर कहा गया है वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है। बताइएगा आप लोग क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, ऐसा उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है शैक्षणिक उद्देश्य। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखिएगा, गणित विषय के प्रति क्या है, आपको बच्चों को प्रेरित करना है। तो ऐसे में आप किस बात पर ध्यान देंगे? छात्रों को कठिन अभ्यास करवाना नहीं, सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना बिल्कुल नहीं, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना बिल्कुल भाई। ये यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं गणित विषय के प्रति क्या है प्रेरित हो तो आपको क्या करना होगा, उनमें आत्मविश्वास की भावना का विकास करना होगा, उनसे कहना होगा कि आप ये कर सकते हैं, ये कोई बड़ा कार्य नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। ज्यामिति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो यहां पर बहुत सारे क्या है विकल्प सी का आंसर देते हैं लेकिन ये गलत होता है। ध्यान रखिएगा, ज्यामिति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि की माप। क्या होता है? भूमि की माप। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो ज्यामिति है यह किस भाषा का शब्द है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कर रहा है। यहां पर आप प्रश्न पर ध्यान दें, यहां पर कहा गया है त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न। तो आप जानते हैं जब आप त्रिभुज की रचना करते हैं तो आपको क्या करना होता है, उसमें आपको भुजाओं का माप पता होता है कि भैया पहली भुजा 10 सेंटीमीटर की है, दूसरी 5 सेंटीमीटर की, तीसरी 8 सेंटीमीटर की। इस तरह से आपको भुजाओं का माप दिया रहता है, फिर आप क्या है उसकी रचना करते हैं। तो हम कह सकते हैं वह मापन संबंधी शिक्षण कर रहा है। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। वृत्त का संपूर्ण घेरा क्या कहलाता है। मान लीजिए ये एक वृत्त है, तो ये जो साथ में संपूर्ण घेरा है बताना है इसको क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है परिधि। क्या कहा जाता है? परिधि कहा जाता है। विकल्प बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? वृत्त का केंद्र होता है। ठीक है, और ये वृत्त का क्या है? व्यास होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। बताएं आप लोग क्या होगा यहां पर राइट आंसर। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है तो आप बताएंगे प्लेटो महोदय हैं। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए आपको वीडियो को लाइक करना है और जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ आपको उसको शेयर भी कर देना है। गणित विषय को सभ्यता और संस्कृति का दर्पण किस गणितज्ञ ने बताया है। मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो गणित विषय को सभ्यता व संस्कृति का दर्पण हागबेन महोदय ने कहा है। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर है। ठीक, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र क्या होता है ना, आपके सिलेबस में भी है आंकड़ों का प्रबंधन। तो बताना है उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का जो मुख्य केंद्र होता है वो क्या होता है। आंकड़ों का केवल संगठन नहीं, एकत्रित करने की तकनीक,
आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति। बिल्कुल यहाँ पर विकल्प सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आंकड़ों का संग्रह करना, संगठन करना और उनको प्रस्तुत करना, विकल्प सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। विद्यालयों में गणित शिक्षण का मुख्य लक्षण क्या होता है? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना ये मुख्य उद्देश्य होता है भाई प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो बच्चों की विचार प्रक्रिया है उनका आप गणितीकरण करें। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणित की छोटी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति उपयोगी होगी? बताएं आप लोग, कौन सी पद्धति उपयोगी होगी गणित की छोटी कक्षा में? आगमन, निगमन, संश्लेषण या फिर विश्लेषण? तो हम जानते हैं जो आगमन विधि है ये छोटी कक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। इसमें हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से, रूल मतलब उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया की जो खोज है किसने की थी? हासिल लेने की प्रक्रिया, जब आप संख्या को जोड़ते हैं, मान लो आपने जोड़ा है 27 प्लस 34, तो हम क्या करते हैं 7 4 11, 11 का 1, हासिल आया 1। तो जो ये हासिल का प्रत्यय रहता है इसकी बताना है खोज किसने की थी। तो इसकी की थी भाई श्रीधर महोदय ने। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और रेखा गणित को व्यवस्थित रूप प्रदान किया था ब्रह्मगुप्त ने। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। बताना है जो कथन है किसका है? गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। ये जो कथन है भाई ये है नेपोलियन महोदय का। विकल्प बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती कर जाते हैं, वो यहां पर आर्यभट्ट बता देते हैं, लेकिन गलत है। जब शून्य की खोज की बात की जाएगी तब आप आर्यभट्ट बताएंगे, लेकिन यहां पर शून्य का सबसे पहले प्रयोग पूछा गया है तो वो किया था ब्रह्मगुप्त ने। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में इसलिए आते हैं क्योंकि बच्चे यहां पर गलती कर जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। यहां पर 40 यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हम करवाने वाले हैं। रेखा गणित के अध्ययन से छात्रों के बुद्धि में विकास होता है। बताएं आप लोग किसका विकास होता है रेखा गणित के अध्ययन से? बेहतर जीवन का विकास, तर्क शक्ति का विकास, याद करने की समुचित विधि, एक बार में समझने की विधि। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो गणित की जो प्रकृति है भैया वह तार्किक है, तो हम जानते ही हैं। और जो रेखा गणित की बात होगी यहां पर तो इससे क्या होगा, हमारी तर्क शक्ति का विकास होगा, क्योंकि इसमें क्या है तर्क लगाना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वृत्त की परिधि के किसी भी हिस्से को क्या कहा जाता है? किसी भी हिस्से को मतलब जैसे मान लीजिए वृत्त हो गया है ना, मान लीजिए जो हिस्सा है, ठीक है, यहां से मान लीजिए हिस्सा इतना, इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे क्या कहा जाएगा भैया? इसे चाप कहा जाएगा, है ना। ये जो हिस्सा है इतना, है ना, किसी भी हिस्सा हो, चाहे हम यहां से यहां तक का ले लें, यहां से यहां तक का ले लें, इसको क्या कहा जाएगा? चाप कहा जाएगा। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और जो ये सर्कल है इसको क्या पूरा परिधि कहा जाता है, और व्यास क्या है, इसको व्यास कहा जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? पाई आर स्क्वायर होता है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। वृत्त की परिधि के लिए सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं। ध्यान रखिएगा, गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां किससे संबंध रखती हैं? एक एक नियम से सीखते हैं क्या बच्चे? नहीं। दशमलव भिन्न से, मूलभूत क्रियाओं से। तो हमें पता है जो बच्चे हैं प्राथमिक स्तर पर
वह क्या है, मुख्य रूप से मूलभूत क्रियाओं सीखते हैं, तो हम कह सकते हैं जो त्रुटियां हैं वह भी मुख्यतः मूलभूत क्रिया में ही होती हैं। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी पुस्तक के लंबाई और चौड़ाई के मध्य कौन सा कोण बना होता है। मान लीजिए हम मान लेते हैं एक पुस्तक है, ठीक है। अब देखिए ये पुस्तक की क्या हो गई, ये लंबाई हो गई पुस्तक की, ठीक है। ये पुस्तक की क्या हो गई, लंबाई हो गई, ये पुस्तक की क्या है, चौड़ाई हो गई। तो लंबाई और चौड़ाई के मध्य आप देख सकते हैं कोण बना हुआ है। तो इस ये जो कोण है ये कैसा कोण है, तो आप कहोगे भैया ये समकोण है। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक से लेकर एक प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किसी पुस्तक के चारों ओर यदि हम पेन से लाइन खींचते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा पुस्तक का परिमाप। क्या कहा जाएगा, परिमाप कहा जाएगा। ए पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। समकोण का यदि हम बात करें तो समकोण का मान कितना होता है, 90 अंश होता है, ठीक है। अधिक कोण का यदि बात करें हम तो कितना होता है, 90 से अधिक होता है। ऋजु कोण का मान कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, 180 अंश होता है। न्यून कोण का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 90 से कम होता है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहां से एग्जाम में 101% क्वेश्चन आने वाले हैं। मानव के दैनिक क्रियाकलापों में अधिकतर किस गणित का प्रयोग होता है। जो हमारे दैनिक जीवन के साथ क्रियाकलाप होते हैं इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो अंक गणित का प्रयोग होता है ना। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और गणित की जो सबसे प्राचीन शाखा है वह भी अंक गणित है। ए पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणित विषय में छात्र को प्राप्त ज्ञान को स्थायी बना रहने के लिए शिक्षक को क्या करवाना चाहिए। क्या है, गणित विषय में छात्र को प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाए रहने के लिए क्या करवाना चाहिए। कंठस्थ करना चाहिए, नहीं। परिभाषा पर बल, नहीं। अधिक से अधिक गृह कार्य, नहीं। अधिक से अधिक गृह कार्य क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है, बल्कि बच्चों को एक पर्याप्त मात्रा में गृह कार्य देना चाहिए। तो यदि आप चाहते हैं कि जो आप सीख रहे हैं वह स्थायी बना रहे तो इसके लिए गणित में महत्वपूर्ण है अभ्यास। अभ्यास यदि आप कर लेंगे तो आप लंबे समय तक उसे नहीं भूलेंगे, ठीक है, और आपका ज्ञान स्थायी होगा। अगला है, प्रसिद्ध गणितज्ञ पाइथागोरस कहाँ के रहने वाले थे। बताएं आप लोग, जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे ये कहाँ के रहने वाले थे, तो आप बताएंगे कहाँ के थे, यूनान के रहने वाले थे। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना की यह जो परिभाषा है किसने दी है। बताएं आप लोग क्या होगा यहां पर राइट आंसर। तो साथियों योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। ये योजना विधि की जो परिभाषा है एक किलपैट्रिक महोदय ने दी हुई है। विकल्प ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। सारे ही प्रश्न लाजवाब, बहुत शानदार क्वेश्चन थे। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए प्रथम 5, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। फिर इसके बाद कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 11। जोड़िए इनको कितना मिलता है, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 7 17 और 11 28। तो हम कह सकते हैं प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल 28 होता है। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन की किस विधि में बालक की रुचि तथा अभिव्यक्ति का ज्ञान होता है। बालक की रुचि और अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है एप्टीट्यूड, है ना। तो ये होता है साक्षात्कार विधि में। इसमें क्या होता है, बच्चे का हम क्या है परीक्षण करते हैं, उससे पूछते हैं आखिर आपको क्या पसंद है, उसकी योग्यता हम इसमें मापते हैं, ठीक है। और इससे हमें उसका क्या है ज्ञान हो जाता है रुचि एवं अभिव्यक्ति का, ठीक है, साक्षात्कार विधि। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित से संबंधित
सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के लेखक कौन है? सिद्धांत शिरोमणि बताइए कौन है इसके लेखक? तो इसके लेखक है भैया भास्कराचार्य द्वितीय, विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाए गणित सार संग्रह के लेखक कौन है तो आप बताएंगे महावीराचार्य हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय गणित दिवस है ये किसके जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है तो आप बताएंगे श्रीनिवास रामानुजन। इस पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला है मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास, तो हम जानते हैं जो खेल विधि होता है इसमें बच्चे का क्या है शारीरिक विकास होता है। चूंकि बच्चा क्या है विभिन्न बच्चों के साथ खेलता है तो इसमें क्या है सामाजिक अंतःक्रिया होती है, तो सामाजिक विकास भी होता है। और बच्चे की क्या है मानसिक शक्तियों का विकास भी होता है। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगमन विधि की बात करें तो हम क्या है उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। निगमन विधि की यदि हम बात करें तो उसमें क्या है नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणित की कक्षा में मंदबुद्धि या तीव्र बुद्धि दोनों तरह के छात्रों को अभ्यास कार्य में व्यस्त रहने के लिए शिक्षक को किस क्रम से अभ्यास करवाना चाहिए? बताएं आप लोग। देखिए अज्ञात से ज्ञात ये नहीं, ज्ञात से अज्ञात करवाना चाहिए, है ना। कठिन से सरल नहीं, बल्कि क्या है क्या करेंगे आप सरल से कठिन की ओर अभ्यास करवाएंगे। विकल्प बी यहां पर राइट आंसर होगा, है ना। आपका उद्देश्य क्या है बच्चे को जीरो लेवल से शिखर लेवल तक पहुंचाना, ठीक है। मतलब सरल से उसे कठिन की ओर आपको ले जाना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणित की किस शाखा के शिक्षण का परम उद्देश्य है कि छात्रों को सावधानी पूर्वक तर्क करने की सक्रिय शक्ति का प्रशिक्षण। ध्यान रखिएगा, इसको आप ध्यान दें। सावधानी पूर्वक तर्क करने की सक्रिय शक्ति का प्रशिक्षण, तो ये जानते हैं आप ज्यामिति में संबंधित हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है हम सावधानी पूर्वक, देखिए पहली बात तो क्या है तर्क करते हैं, है ना। और इसमें क्या हमें सक्रिय होकर कार्य करना पड़ता है ज्यामिति में। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है। यहां पर क्या कहा गया है भाई, खेल प्रकृति को शिक्षा देने का साधन है। खेल क्या है खेल प्रकृति को शिक्षा देने का साधन है और बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। बताना ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था भैया मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी समीकरण के एक ओर से दूसरी संख्या किसी समीकरण के एक ओर से कोई संख्या दूसरी ओर जाने पर उसका चिन्ह क्या होता है? मान लीजिए यहां पर कोई संख्या है, इस संख्या को यदि साथियों हम इस ओर ले आए तो क्या होगा? हम जानते हैं इसे कहा जाता है पक्षांतर, और पक्षांतर में क्या होता है माइनस है यदि यहां पर, तो यहां पर क्या है प्लस हो जाएगा, है ना। भाग है तो भाग की जगह पर क्या है गुणा हो जाएगा। मतलब क्या है चिन्ह क्या है यहां पर परिवर्तित होता है जब वह मतलब एक ओर से दूसरी ओर जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं चिन्ह क्या है बदल जाता है। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। विषय वस्तु का मतलब होता है सिलेबस। जो गणित की पाठ्य पुस्तक में सिलेबस या पाठ्य वस्तु है या विषय वस्तु है उसका संगठन कैसा होना चाहिए? तो भैया उसका संगठन होना चाहिए छात्र के अनुसार। आप जानते हैं वर्तमान समय में छात्र केंद्रित शिक्षा ही क्या है सबसे अच्छी शिक्षा मानी गई है। इसलिए जो पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु होगी वो क्या है छात्र केंद्रित होगी, ना कि शिक्षा केंद्रित, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणित से संबंधित एलिमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बताएं आप लोग क्या होगा यहां पर राइट आंसर। ध्यान रखिएगा गणित से संबंधित जो एलिमेंट्स नामक पुस्तक है इसके लेखक हैं यूक्लिड। कौन है? यूक्लिड। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है। ज्यामिति का अर्थ क्या होता है, भूमि का मापन होता है, बता चुका हूं। और इसकी समस्याओं को हल करने की जो मुख्य विधि है उसका नाम है विश्लेषण विधि। विकल्प ए डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, पाई कैसी संख्या होती है। जो पाई होता है ना, बताना है कैसी संख्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब हम जानते हैं पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। जब आपसे 22/7 पूछा जाए कि 22/7 कैसी संख्या है, तब आप बताएंगे परिमेय। इसमें कंफ्यूज मत होना, जब पाई पूछा जाए तो आप परिमेय संख्या बताना, और 22/7 पूछा जाए तो उसे परिमेय संख्या बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है ना। ये विधि भी पढ़ी होगी आपने, ह्यूरिस्टिक विधि, जिसे हम खोज विधि कहते हैं, अन्वेषण विधि कहते हैं। मतलब क्या है, ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है खोज करना या फिर अन्वेषण करना। तो यहां पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा, विकल्प सी के साथ जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी। बताना है शून्य की जो खोज है सबसे पहले किसने की थी। तो भैया शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। ठीक है, शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। और पूछा जाए शून्य का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो आप बताएंगे ब्रह्मगुप्त। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए अगला है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। हम जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, ये क्या है, पूर्ण संख्या होती हैं। तो यहां पर हम देख लो 0 है, ये सबसे छोटी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहां पर विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, पंचभुज के सभी कोणों का मान कितना होता है। पंचभुज है ना, जो पंच मतलब इसमें क्या है, 5 भुजाएं होती हैं। इसका जो मान होता है पांचों कोणों का, वो कितना होता है, 540 डिग्री होता है। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। चतुर्भुज के 360। ये सारे कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भैया 2 होती है। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद कहा गया है, छात्रों को अभ्यास के लिए दिए गए प्रश्नों की जांच शिक्षक को कहां पर करनी चाहिए। मान लीजिए शिक्षक ने क्या है, बच्चों को अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए थे, तो उन प्रश्नों की जांच शिक्षक कहां पर करेगा। घर पर क्या, बच्चे के कक्षा में, या मित्र के घर, या फिर ऑफिस में। तो क्या करेगा, कक्षा में ही शिक्षण कार्य होगा, वहीं पर ही बच्चे की जो जांच करेगा कि आखिर बच्चे ने प्रश्नों को कैसे क्या किया है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 22/7 कैसी संख्या है। मैंने कहा था ना, यदि पाई पूछा जाता तो हम बताते भैया पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब 22/7 पूछा जाए तो बताएंगे हम परिमेय संख्या है। ठीक है, विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, इस क्लास में हमने मैथ पेडागोजी के मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, जिनकी आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना थी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बस बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।